आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने फिनिश किया था अबाउट ग्रेविटेशन और आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स अगर आप यूं कहें कि आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है वो ओनली एंड ओनली किस पर बेस्ड है, जो आईटी सेक्टर है टोटली सैटेलाइट्स पर बेस्ड है। ठीक है, कैसे बेस्ड है हम उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि सैटेलाइट होते क्या हैं। तो सैटेलाइट कुछ नहीं बेटा, जैसे हमने पढ़ा था कि सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सिमिलरली प्लैनेट्स के अराउंड भी कुछ बॉडीज क्या होती हैं, रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, और उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट्स बोलेंगे। ठीक है ना। तो सिंपली अगर कोई पूछेगा सैटेलाइट क्या होती हैं, तो सेलेस्टियल बॉडीज मूविंग around the planets are known as what, satellites। ठीक है, तो फर्स्टली हम लिख लेते हैं about satellites simply the celestial bodies moving around the planets is known as are known as what, satellites। क्लियर। अब बेटा बात करेंगे कि सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट दो होते हैं। एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट, जैसे मून जो होता है वो अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि किसी मैन मेड, मतलब मून क्या मैन मेड तो है नहीं, वो नेचुरली क्या हो रहा है, जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तब से वो क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो मून क्या हो गया हमारा, नेचुरल सैटेलाइट। दूसरे सैटेलाइट्स जो होते हैं तो मैन मेड होते हैं। आदमी क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, सैटेलाइट्स बनाते हैं अपने पर्पस की वजह से, और उसको अर्थ सरफेस से कुछ 100 किलोमीटर तक के ऊपर क्या होते हैं, छोड़ देते हैं और उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे देते हैं। वो भी क्या करता है, अर्थ के अराउंड या किसी अदर प्लैनेट के अराउंड क्या होता है, रिवॉल्व करता है। और उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और आगे लिख लेते हैं सैटेलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, सैटेलाइट आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट लिख लेते हैं नेचुरल सैटेलाइट and second is artificial satellites। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हम आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स, फर्स्टली इसको नोट कर लीजिए। Put the next heading, orbital speed या orbital velocity of satellite। Put the heading orbital speed of satellite। चलिए, सपोज दैट ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ से सम 100 किलोमीटर ऊपर सपोज दैट मून ही है। मून क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा
पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व करता है तो उस पर क्या करेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स वर्क करेगा। इसके अलावा हमने ग्रेविटेशनल जो लॉ बताया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमने उसमें ये भी बताया था कि प्लैनेट्स जो है सैटेलाइट्स से किससे अटैच हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से अटैच हैं। इसी तरह जो प्लैनेट्स हैं वो सन से कैसे अटैच हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू क्या हैं, बंधे हुए हैं। अदरवाइज ये सब क्या होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं इधर उधर। लेकिन और हम लोग किससे बंधे हुए हैं, अर्थ की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। तो सिंपली जो रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट, for a satellite moving around a planet required centripetal force, required centripetal force is gained by किससे मिलेगा सेंट्रिपिटल फोर्स, जो सैटेलाइट और प्लैनेट के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से हमें रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगा, गेन्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force acting between planet and satellite, that is यहां पर अगर हम इसकी वेलोसिटी को, ऑर्बिटल वेलोसिटी को vo कंसीडर करें, अर्थ की रेडियस जो है होगी इससे, यहां पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो अगर हम r कंसीडर करें और इसकी रेडियस तो हमें पता है कितनी होगी, re होगी, ठीक है। तो यहां पे g me मास ऑफ अर्थ है और मास ऑफ प्लैनेट सैटेलाइट अपॉन स्मॉल r स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने क्या मान लिया है, अर्थ के सेंटर, ठीक है, और सैटेलाइट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। और यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r होता है, तो ये हो जाएगा mvo स्क्वायर अपॉन में r, ठीक है। एक r से r कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से एक स्मॉल m कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से vo की वैल्यू आ जाएगी, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी g me अपॉन r। ये हमारा आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहां पर स्मॉल r की वैल्यू क्या है, re प्लस h, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, रूट भी होगा, तो यहां पर हमें लिख सकते हैं vo इज इक्वल टू अंडर रूट gme अपॉन re प्लस h। ये हमारा आ गया ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है। आगे हम इसको और थोड़ा सा चेंज करेंगे। ऑल्सो हमें रिलेशन पता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में, क्या पता है, gm इज इक्वल टू होता है gme m अपॉन r स्क्वायर होता था, लेकिन m m कैंसिल हो जाता था, g अपॉन re स्क्वायर, यानी हम gme की जगह लिख सकते हैं gre स्क्वायर। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो vo इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट gre स्क्वायर अपॉन re प्लस h, ये रिलेशन आ गया। अब हम ये कंसीडर करें कि कोई अगर सैटेलाइट है जो अर्थ सरफेस से some 100 किलोमीटर पर है, मतलब अर्थ सरफेस से बहुत क्लोज है। अगर क्लोज है तो रेडियस हमारी क्या है, ज्यादा है,
ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि रेडियस, अर्थ की रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर है। और अगर कोई सैटेलाइट है जो सम 100 किलोमीटर के ऊपर है, कुछ किलोमीटर के ऊपर है, तो अर्थ रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर सैटेलाइट की हाइट क्या है बहुत कम है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज to earth surface, that is r is more greater than h, then h को हम क्या से कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा BO इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट GRE² अपॉन में RE, और एक RE से RE कैंसिल हो जाएगा, ये BO इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट GRE। ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हमें क्या पता है, G की वैल्यू पता है अर्थ सरफेस पर, और RE की वैल्यू पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है। हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को पुट करके ऑर्बिटल स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो अगर RE की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर हो जाएगा, और G की वैल्यू है 9.8। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6400 किलोमीटर नहीं, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 6। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो D की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अप्रॉक्स 7.9 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो VO इज इक्वल टू आ जाएगा अप्रॉक्स 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी है किसी सैटेलाइट के लिए, वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 8 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। अगर इससे कम होगी तो क्या होगा, सैटेलाइट की रेडियस धीरे 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 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सैटेलाइट अर्थ सरफेस पर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी हमारे सैटेलाइट्स के बारे में और उसके ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। अब हमें आगे पढ़ना है अबाउट टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट से। Put the heading next, period of revolution. Revolution of satellite. तो पीरियोडिक टाइम या टाइम पीरियड का बात ही वही होता है कि एक चक्कर में जितना टाइम इंटरवल होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टाइम या टाइम पीरियड। ठीक है ना, तो आगे लिखते हैं इफ कैपिटल T बी द टाइम पीरियड of a satellite, then T का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r। ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है ना, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो एक चक्कर में जो डिस्टेंस होगी 2 पाई r होगी अपॉन जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, 2 पाई r अपॉन ऑल्सो v0 की वैल्यू हमने अभी इससे पहले पढ़ा है, v0 इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस v0 इज इक्वल टू अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस H पढ़ा है, और R की वैल्यू क्या है, RE प्लस H, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई इन ब्रैकेट RE प्लस H होल अपॉन VO की वैल्यू
ये पुट कर देंगे तो यहां आ जाएगा अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस H। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास एक और फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, इसको ऊपर ले जाएंगे तो अंडर रूट, और ये इसको अगर हम अंडर रूट के अंदर ही लें तो ये RE प्लस H का क्या हो जाएगा होल क्यूब होल अपॉन अंडर रूट GME। ये हमारा रिलेशन आ गया किसका, टाइम पीरियड का। तो इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट से। और दूसरा रिलेशन अगर निकालना चाहें तो GME की वैल्यू क्या होती है, सिंस GME इज इक्वल टू होता है GRE स्क्वायर, पुट इट ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा RE प्लस H का होल क्यूब होल अपॉन GME की जगह क्या पुट कर सकते हैं GRE स्क्वायर, और RE बाहर आ जाएगा और जो भी रिलेशन आएगा वो हमारा पीरियोडिक टाइम हो गया, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट आ जाएगा। इतना क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। अब हम बात करेंगे अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। Put the heading artificial satellite. अगर हम बात करें बेटा सैटेलाइट्स की, तो सैटेलाइट हमने कहा ही किनको है, ऑब्जेक्ट्स को कहा है, बॉडीज को कहा है। ऐसी बॉडीज जो किसी प्लैनेट के अराउंड क्या करें, रिवॉल्व करें, और उन्हें हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट बोलेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है। सपोज दैट हमने कोई बॉडी ली, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिया और उसको फेंक दिया, थ्रो कर दिया, यानी उसको अर्थ सरफेस के कुछ किलोमीटर ऊपर थ्रो करके, और थ्रो करना ही वर्क नहीं हुआ, वहां पर ले जा करके ऑब्जेक्ट को हम एक क्या कर दें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दें। क्या दे दें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दें। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अर्थ सरफेस के अराउंड चारों तरफ रिवॉल्व करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में। सर्कुलर ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करेगा, और उसे ही हम फिर क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलेंगे। क्लियर है, तो लिख लेते हैं कि इफ वी, ठीक है, इफ वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट या इफ वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट in above some 100 kilometers above from the earth surface and give a horizontal velocity, then it revolve around the earth, that is known as artificial satellite, ठीक है। तो लिख लेते हैं if we send a body few hundred kilometers above from the earth surface, above from the earth surface, and give a horizontal speed, then the object, then the body revolve
around the earth which is known as artificial सैटेलाइट। अब बात करेंगे एक ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जिसका टाइम पीरियड बेटा अर्थ के रेवोल्यूशन के इक्विवेलेंट हो, मतलब अर्थ अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व करता है जिससे दिन और रात होते हैं, ठीक है। तो अर्थ 24 आवर्स में क्या करता है, रिवॉल्व होता है, मतलब अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो एक ऐसा सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड अर्थ के ओन एक्सिस के टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स। पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए हम अब आगे बात करेंगे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की। पुट द हेडिंग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स क्या होते हैं, द सैटेलाइट्स या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स whose time period is equal to the time period of earth about its own axis, ठीक है, is known as geosynchronous satellite। तो लिख लेते हैं artificial satellites whose time period is equal to the periodic revolution of earth about its own axis is known as geosynchronous satellite। geosynchronous satellite, ठीक है। यानी ऐसे सैटेलाइट्स जिनका पीरियोडिक टाइम किसके, अर्थ एक्सिस के, ठीक है, इक्विवेलेंट होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है ना, या जियोस्टेशनरी सैटेलाइट दूसरा भी हम बोलेंगे, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए और फिर हम बात करेंगे अबाउट एस्केप वेलोसिटी। पुट द हेडिंग escape velocity and escape energy। Put the heading escape velocity
चलिए समझते हैं कि एस्केप वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। सिंपली अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इतनी स्पीड से फेंक सकें, जैसे हम ये चॉक फेंकते हैं ऊपर, तो ये क्या होता है, कुछ हाइट ऊपर जा करके उसके बाद क्या होता है नीचे, फिर वापस आ जाता है। ठीक है, यस, सपोज दैट हम ये चॉक ऊपर फेंकते हैं, क्या होता है कुछ हाइट ऊपर जाकर के वापस चली आती है। रीजन क्या है, रीजन क्या है कि जो अर्थ ग्रेविटी है इस पर हावी है, मतलब ये ऊपर जाता है और उस अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ जाता है। यहाँ अर्थ ग्रेविटी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, अपने सेंटर की तरफ खींच लेता है। बट ऐसा हो सकता है कि हम इसको इतनी ज्यादा वेलोसिटी दे दें कि ऑब्जेक्ट क्या हो, अर्थ सरफेस की, जो अर्थ सरफेस की ग्रेविटी है उस ग्रेविटेशनल फील्ड को पास कर जाए, मतलब एक बार थ्रो करें और वो क्या कर जाए, ऊपर ही चला जाए और वापस अर्थ पर ना आए। ठीक है, तो उसी वेलोसिटी को ही हम क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि अब जैसे फेंका हमने ऊपर, तो ऑब्वियस बात है कि कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो जो मिनिमम एनर्जी, ठीक है, मिनिमम एनर्जी बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, और वो क्या कर जाती है, अर्थ ग्रेविटी को क्रॉस कर जाती है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, एस्केप एनर्जी बोलेंगे। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं, इफ we throw an object, a body such that it crosses the earth gravitational field and never comes, earth gravitational field and never comes on earth surface, then the velocity by which object is thrown is known as what? Escape velocity। ठीक है, और जो मिनिमम एनर्जी होगी किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से फेंकने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, एस्केप एनर्जी। तो सिंपली द हेडिंग एस्केप एनर्जी, एस्केप एनर्जी लिख लेते हैं, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी required for throwing the object with escape velocity
is known as what? Escape एनर्जी। ठीक है, एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला होता है GMEM अपॉन R। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम एस्केप एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी की बात करेंगे। Now for the heading escape velocity। तो एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी को कर लेते हैं। एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें तो एस्केप वेलोसिटी की जो एस्केप एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए? एस्केप एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, यानी हाफ, पहले लिख लेते हैं, इफ be the velocity by which a body is thrown, that is thrown will escape energy, that is जो escape energy होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए? GME m अपॉन r इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? हाफ mv स्क्वायर के, और ये तुम्हारा क्या है? v स्क्वायर है हमारी एस्केप एनर्जी। ठीक है ना, क्लियर है? यहाँ r की जगह r लिखा हूं, यहाँ स्मॉल m और m कैंसिल हो जाएगा, तो ve की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 2GME अपॉन r। ठीक है, सिंस GME की जगह हम क्या लिख सकते हैं? GRE स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो VE की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2GRE स्क्वायर अपॉन में RE। एक RE और RE क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो VE इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2GRE। यहां से अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो VE इज इक्वल टू 2 इंटू G की वैल्यू 9.8 और RE की वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 अप्रॉक्स 11 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड आएगा, या इसको हम 11 किलोमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। यानी जो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 11.2 लिखो, 11.2। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के बेसिस पर अगर यहां से थ्रो करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमारी अर्थ ग्रेविटी को क्रॉस कर
कर ले जाएगा और वापस पुनः वापस अर्थ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारे एस्केप वेलोसिटी। आगे हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन put the heading relation between escape velocity, escape velocity को हमने ve से लिखा है, and orbital वेलोसिटी यानी vo से लिखा है। किसी सैटेलाइट के इसके वेलोसिटीज के बारे में हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात, vo इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, gre निकालते थे और ve इज इक्वल टू निकाले हैं 2gre, ठीक है। ये दोनों रिलेशंस हमें पता है और इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए यहां पर। तो vo अपॉन ve अपॉन vo इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो यहां से ve इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट 2 vo। यानी किसी सैटेलाइट जो मिनिमम वेलोसिटी से क्या कर रहा है, किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसकी अगर वेलोसिटी हम रूट 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें, रूट 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें, तो सैटेलाइट क्या होगा, एस्केप कर जाएगा, मतलब वो अपनी कक्षा को छोड़ देगा, अपनी सेल को छोड़कर, ऑर्बिट को छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी हमारी सैटेलाइट की। आज हमारा फर्स्ट वॉल्यूम फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इलास्टिसिटी जो हमारा पहला टॉपिक होगा। तो तब के लिए थैंक यू, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट विद मी। ओके, थैंक यू।